नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। ये ऐसा वैसा सर्वे नहीं, ये मीडिया द्वारा कराया गया बहुत बड़ा सर्वे है, जिसमें सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार को लोगों ने कैसे नकार दिया है और कैसे इस सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। वहीं इसी के साथ ही बिहार में चुनाव होने से पहले ही कैसे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही भाजपा का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताने लगा है, बनती हुई बाजी कहीं हार में न बदल दे। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं के विरोध के कारण डर सताने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों की जानकारियां आपको विस्तार से देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में क्या एक बार फिर एनडीए गठबंधन वाली नीतीश कुमार की सरकार लौटकर सत्ता में आएगी, या फिर क्या इस बार कांग्रेस आरजेडी वाली महागठबंधन बिहार चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव की तारीख भी काफी नजदीक आती जा रही है। अब इसको लेकर यानी बिहार चुनाव को लेकर कई कंपनियां अपना सर्वे भी जारी कर रही हैं, लेकिन इस सर्वे ने कम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए नेता बीजेपी का खेल बिगाड़ने पर आमादा हो गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कि कहीं बनती हुई बाजी को ये हार में न बदल दें। जी आपको बता दें, जो सर्वे निकल कर सामने आया है उसमें नीतीश कुमार की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक 87% बिहार वासी नीतीश कुमार के सुशासन की राजनीति से सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। जी आपको बता दें, एक काफी बड़ा परसेंटेज है, यानी 87% लोग नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। यानी कहीं न कहीं सिर्फ 13% लोग ही चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने और 87% लोग यह चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, यानी नीतीश कुमार की जगह पर किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री बने। जी आपको बता दें, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब 87% लोगों की यह राय है कि बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। यानी कहीं न कहीं इन आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो सिर्फ 13% लोग ही चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में इसी महीने के 28 तारीख से चुनाव शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाएंगे और दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए, जैसा कि आपको बताया मैंने, 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। लेकिन इस चुनाव से पहले ही खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं, वो बिहार में भाजपा का खेल बिगाड़ने के मूड में हैं। जी आपको बता दें, बिहार के विधानसभा चुनाव में कई अन्य दलों के बागी उम्मीदवार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जब अपने दल से मायूस हुए तो किसी और दल का दामन थाम लिए। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनकी दूसरे दल में बात नहीं बनी तो खुद निर्दलीय होकर अखाड़े में उतर गए। अब वे नेता जिस दल से पहले जुड़े थे उसी के उम्मीदवार के खिलाफ खुद खड़े हो गए। ऐसे बागी सभी दलों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन बागियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब अपनी पार्टी के खिलाफ विरोध झंडा बुलंद करने वाले ये बागी जीत का गणित बिगाड़ भी सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने वालों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। इनमें सासाराम से रामेश्वर चौरसिया, पीलीगंज से उषा विद्यार्थी सहित लगभग 1 दर्जन नेता शामिल हैं, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने के मूड में है, यानी बिगाड़ सकते हैं। ये तो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा भी अजय प्रताप, आरएलएसपी, अनिल कुमार निर्दलीय तो बाकी एलजेपी के टिकट पर भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ और नेता पहले चरण में ही चुनावी मैदान में डटे हैं। आपको बता दें, चुनाव लड़ रहे चाहे निर्दलीय हो या फिर किसी और पार्टी में जाकर चुनाव लड़ने वालों की संख्या जितनी भी है, ये सभी भाजपा से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़हरा से पूर्व विधायक आशा देवी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जबकि भाजपा नेता व प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा ने निर्दलीय नामांकन किया है। मखदुमपुर सुरक्षित सीट से रानी कुमारी, लोजपा तो शाहपुर से शोभा देवी, जगदीशपुर से पूर्व विधायक भाई दिनेश जाप से चुनावी मैदान में है और घोसी से आरएसएस पृष्ठभूमि वाले राकेश कुमार सिंह सहित कई नेता भारतीय जनता
पार्टी से बगावत कर निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी से टिकट लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब अपने ही विरोध में बागियों के खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में बागियों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। जहां बांकीपुर से सुषमा साहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं, तो वहीं मनेसर से भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक श्रीकांत निराला तो बनियापुर से तारकेश्वर सिंह लोजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दर्जन भर सीटों पर नेताओं के नाम चल रहे हैं जो भी पर्दे के पीछे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जेडीयू में भी बागियों की संख्या है जो टिकट न मिलने की वजह से खुद अपने पार्टी के विरोध में निर्दलीय उतरकर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू में भी ऐसे दर्जन भर से अधिक नेता हैं जिन्होंने उम्मीदवारी नहीं मिलने पर बगावत कर दिया है। इनमें से आधा दर्जन तो ऐसे हैं जो पहले चरण में ही एनडीए प्रत्याशी की जीत की राह में मुश्किल खड़े कर सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो टिकट न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से जितने भी नेता बागी हुए हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव में काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और खुद अपनी पार्टी का वोट काट कर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बागियों के इस रवैये से अब एनडीए के विपक्षी यानी महागठबंधन को और अन्य दलों को काफी फायदा हो सकता है। यानी वोटों का फायदा इन दलों को हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब एक ही पार्टी के दो नेता एक ही सीट से आपस में भिड़ेंगे तो जनता कहीं न कहीं वहां से डाइवर्ट होगी और फिर किसी अन्य दल को नेता को अपना मत भी दे सकती है और इससे कहीं न कहीं एनडीए को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को या 11 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आ सकते हैं। इसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि एनडीए और महागठबंधन और अन्य छोटी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें हाथ लगती हैं। वहीं इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, बिहार के महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के बाद राजद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार की जनता महागठबंधन को विकल्प के रूप में देख रही है। महागठबंधन ने सभी जाति समुदाय के लोगों को भरपूर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी जातियों के प्रतिनिधि में इस बार चुनाव मैदान में है जिन्हें कभी राजनीति में शिरकत करने का मौका ही नहीं मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार की जनता आज चारों ओर से त्रस्त है और सरकार अपने ही एजेंडे में मस्त है। जैसा कि आपने देखा, महागठबंधन ने सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले के सभी प्रत्याशी मौजूद हैं। आपको बता दें, इसमें कांग्रेस के 70 प्रत्याशी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी राजनीति के बीच महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को यानी उद्धव सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। अब इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने राज्य में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपको हमसे नहीं बल्कि राष्ट्रपति से इस बात की मांग करनी चाहिए। जी आपको बता दें, याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत ने राज्य में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था। याचिका में रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा की पिटाई और अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर का एक बड़ा हिस्सा तोड़े जाने जैसी घटनाओं का हवाला
हवाला दिया था। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगाया जाता है तो कम से कम मुंबई और आसपास की कानून व्यवस्था कुछ दिनों तक सेना के हवाले कर देनी चाहिए। आपको बता दें, यह याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह कहा है कि आप इस मांग को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास आएं। अब इस याचिका के खारिज होने के बाद विरोधी पार्टियों को जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि थोड़े बहुत कानून व्यवस्था में बिगड़ाव से राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता।